हर पल बदल रही है दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का करेंगे दौरा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा की बंगाली हिंदू बचाओ रैली, विश्व हिंदू परिषद का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली के दयालपुर में 4 मंजिला इमारत ढहने से 4 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में अब तक 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का किया उद्घाटन। 4 दिन तक चलने वाले आयोजन में 25,000 से अधिक खिलाड़ी और खेल प्रेमी होंगे शामिल। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गुजरात सहित कई इलाकों के लिए 7 दिन तक भीषण गर्मी और धूल भरी आंधी की चेतावनी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को अमेरिका और इटली ने बताया सदी की सबसे बड़ी संपर्क परियोजना। दोनों देशों ने मिलकर विकसित करने की जताई प्रतिबद्धता। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता युवा मोर्चा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पैतृक घर से बंगाली हिंदू बचाओ रैली आयोजित करने और कोलकाता में भवानीपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के घर के सामने रैली के साथ समापन करने की अनुमति दे दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा युक्ति मोर्चा ने कोलकाता पुलिस से रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति देने से इनकार किए जाने के बाद भाजपा युवा मुक्ति मोर्चा ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रैली निकालने के लिए अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस आज हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में बीते दिनों पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई। इसके बाद से कई परिवारों को पलायन करना पड़ा, तो कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में पीड़ितों से मिलने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची, तो राज्यपाल भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनका दर्द जाना। इस हिंसा के बाद से ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि वो इस हिंसा को रोकने में विफल रहे और इसलिए कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुर्शिदाबाद की हिंसा का सच, राज्यपाल ने जाना पीड़ितों का हाल, महिला आयोग ने भी जाना दर्द, पीड़ितों को इंसाफ का भरोसा। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों का दर्द ये दास्तां बयान कर रहा है कि अपने देश में भी शरणार्थी बन गए हैं। उनका कहना है कि वो हमारे पड़ोसी थे, बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन सब लूट ले गए। अब अपने देश में भी बेगाने से हो गए हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों के दर्द को बांटने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों का दर्द सुनने मालदा पहुंची। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। राज्यपाल सियालदाह रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा में राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद हिंसा से प्रभावित लोगों से राहत शिविरों में मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार शनिवार को राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियाना, सुत्ती और फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। All of them told me they should go back at the earliest. For that they said, number one, we want protection, sense of security. Number two, our houses have been damaged, gutted, we want houses. Number three, they want something to our livelihood. These are issues which they raised, some common issues they raised was.
इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक दल ने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित लोगों से मालदा के शरणार्थी शिविरों में मुलाकात की। एनएचआरसी ने हाल ही में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया था। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी मालदा के शरणार्थी शिविरों का दौरा किया और शरणार्थियों से मुलाकात की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण की जरूरत है और इनके हालात काफी खराब हैं। यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूँगी कि जो वो बात कह रही है ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वो शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुती, धुलियाना और जंगीपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। हाईकोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और इस वक्त हमारे संवाददाता निशांत राय ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, जिस तरह से आज बंगाली हिंदू बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से इस आयोजन को अंजाम दिया जाएगा और अभी क्या हालात हैं? निशांत। मोर्चा के द्वारा ये रैली निकाली जाएगी और ये रैली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब उसने बंगाल पुलिस से परमिशन मांगी थी, युवा मोर्चा ने, पुलिस के द्वारा नहीं दी गई, फिर हाईकोर्ट ने ये परमिशन दी। बंगाल में आप समझ सकते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किस प्रकार किया जाता है कि कोई भी अगर आप विपक्ष में है और आपको कोई रैली या कोई भी धरना देना है तो आपको हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है और हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद ये रैली और धरना आप कर पाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज मुर्शिदाबाद में राज्यपाल जो हैं वो पीड़ित जो तमाम इलाके हैं वहां पर दौरा करेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे जो कि इस हिंसा में पूरी तरीके से अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। एक तरफ राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा, दूसरी तरफ कोलकाता में युवा मोर्चा का प्रदर्शन और तीसरा विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश भर में प्रदर्शन का आह्वान किया है, धरने का आह्वान किया है। जिस तरीके से बंगाल में मुर्शिदाबाद की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है वक्फ कानून के नाम पर। तो कुल मिलाकर आज 3 बड़ी अपडेट ये पश्चिम बंगाल से हैं और कहा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की तो बात कही जा रही है, लेकिन हमारे पीड़ितों से कल जो बात हुई थी तो उन्हें बहुत कम उम्मीद है राज्य सरकार कोई भी निष्पक्ष जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है और पीड़ितों ने बताया कि पुलिस आई ही नहीं और आई तो 6 से 7 घंटे के बाद आई जब सब कुछ तबाह हो गया। तो ऐसे में वो पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट की अगर SIT जांच करेगी तो उसका क्या असर होगा और जांच में क्या तथ्य निकल कर आएंगे, ये सोच से परे है। चलिए आप परेशान बने रहिएगा। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में भी नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। और यहां से बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा का ताजा मामला सामने आया, जहां हिंदुओं के प्रमुख नेता भावेश चंद्र रॉय की हत्या कर दी गई है। जी हां, भावेश चंद्र रॉय की पीट कर हत्या की गई। भावेश चंद्र रॉय बांग्लादेश पूजा उड जापान परिषद की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष थे। कथित रूप से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। और बंगाल, जिस तरह से बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी एक बड़ा
हम उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे भावेश चंद्र रॉय, जिन्हें पीट पीट कर पहले तो उनका अपहरण किया गया और उसके बाद पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं में वहाँ डर का माहौल है, क्योंकि वहाँ पर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार चुप है। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर यह हिंसा का ताज़ा मामला आया है। इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के घरों पर आक्रमण किया गया और वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। इसका ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की बिराल इकाई के उपाध्यक्ष रॉय थे, जिनका पहले अपहरण किया गया और फिर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए जो माहौल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब होता हुआ, कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और कैसे अपहरण कर पीट पीट कर जो हत्या की गई है, कहीं ना कहीं डर, दहशत पैदा करने का हम कह सकते हैं ये कोशिश है। और ये पूरा माहौल जो है वो हिंदुओं के खिलाफ जाता हुआ, जहां पर उन पर ये अत्याचार हो रहे हैं। कैसे भावेश चंद्र रॉय, जिनका अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब एक हिंदू नेता की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिनाजपुर जिले में हिंदू समुदाय के नेता भावेश चंद्र रॉय को पहले उनके घर से अगवा किया जाता है, फिर उनकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि जो बिल्कुल अभी इंफॉर्मेशन लगातार सामने आ रही है वो ये है कि हिंदू समुदाय के प्रमुख नेता के तौर पर भावेश चंद्र रॉय को जाना जाता था और ढाका से लगभग 330 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिनाजपुर के वसुदेवपुर गांव के निवासी हैं 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय। और उन्हें नरबारी गांव ले जाया गया, जहां उन पर पहले तो उनको अगवा किया गया, बेरहमी से हमला किया गया और अब खबर ये आ रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नवल परमार। नवल, लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हो रहा और अब भावेश रॉय जो हैं उनकी भी पहले उनका अपहरण किया गया, फिर पीट पीट कर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं डर का माहौल बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर। जी, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से जो भावेश चंद्र रॉय को अगवा करके फिर उनको पीट पीट के उनको जो हत्या कर दी और उससे काफी तंगदिलीपूर्ण माहौल है दिनाजपुर में और बांग्लादेश के काफी सारे इलाके में। आफ्टर 5 अगस्त 2024 के बाद से देखा जाए तो बांग्लादेश में जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा वारदातें माइनॉरिटीज के ऊपर, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट वो लोग भी शामिल है। और देखा जाए तो बांग्लादेश में जो चितगोंग हिल ट्रैक एरिया है, वहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट है, खगराचरी, बंदरबन और रंगमाती। वहाँ पे बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोग है, तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न होता है, क्राइम वहाँ पे भी हुआ है, उनकी भी हत्या या उस टाइप का अबडक्शन वगैरह का क्राइम हुआ है। तो कहीं कुल मिला के देखा जाए तो 8 महीने में 200 से ज्यादा बड़ी वारदातें बांग्लादेश में हुई है। और पहले भी माइनॉरिटी के ऊपर हिंसा वगैरह तो होती थी शेख हसीना के दौरान भी, लेकिन तब कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो कोशिशें करती थी कि उसको रोका जाए और उनको न्याय मिले। अभी नया जो रिजीम है यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जनरल डायरी लगवाना हो या एफआरआई करवाना हो, उसमें भी छोटे मोटे केस में सरकार की ओर से इतना संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती कि जल्द से जल्द केस रजिस्टर हो या उनको न्याय मिले। तो प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है नवल कि आखिरकार उनकी हत्या क्यों की गई? आखिरकार क्यों भय, डर और दहशत में जीने को मजबूर है हिंदू समाज के लोग बांग्लादेश में? अभी तक उसके बारे में और कोई रिपोर्ट नहीं मिला है। पुलिस का जो बयान है उसके हिसाब से वो उनको जो आई विटनेस है उसमें से 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि मतलब जान मिली है कि ये 2 लोग थे। तो पुलिस की तपास जारी है। अभी तक कोई पुलिस की ओर से विशेष बयान नहीं आया इस मामले में, क्या रीजन है और कौन कौन लोग शामिल है, 2-4 लोग है या उसमें और कोई बड़ा साजिश है, किस टाइप का मामला है उसके बारे में। लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से कि पहले जो कट्टरपंथी हैं
उन्होंने उनके घर से ही उनको अगवा किया। एक फ़ोन आया, घर से अगवा करने के बाद उन्हें एक जगह ले जाया गया जहां उन पर बेरहमी से कई अत्याचार किए गए और फिर पीट पीट कर उन्हें मार डाला गया। जी जी, वो खबर मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उनको अगवा किया था। तो मतलब वो साजिश का ही हिस्सा है, कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट नहीं है, ये साजिश है। लेकिन कौन शामिल है, क्या जी। उसमें उसकी चलिए, तो उनका मोटिव बिल्कुल। क्या है, वो तो जब पुलिस तपास के बाद ही पता जी, चलेगा। चलिए आप नज़र बना के रखिएगा। ये प्राइम जो डिटेल्स आपने अपने साझा की हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स को हमसे साझा करने के लिए। तो फोन लाइन पर मौजूद थे हमारे संवाददाता ढाका से नवल परमार, जो जानकारी दे रहे थे कि बांग्लादेश की जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए डर दहशत का माहौल है और वहां पर कैसे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। और भावेश चंद्र रॉय जो कि एक अहम धार्मिक हिंदू नेता थे, दिनाजपुर, ये आप मैप में भी समझ सकते हैं बांग्लादेश में, यहाँ कैसे उन्हें अगवा किया गया पहले कट्टरपंथियों द्वारा, और फिर अगवा करने के बाद उन पर कई अत्याचार किए गए और बेरहमी से उन्हें पीट पीट कर मार डाला गया। जरा सोचिए कि जिस स्वतंत्र सरकार के लिए लगातार मोहम्मद यूनुस कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कह चुके हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन कोई कदम उनकी सरकार हिंदुओं को बचाने के लिए और उनकी दशा को सुधारने के लिए नहीं उठा पा रही है। बांग्लादेश के उत्तर में स्थित, जो आप ये मैप में देख रहे हैं, बांग्लादेश का जो उत्तर यानी कि नॉर्थ पार्ट है, उसमें दिनाजपुर जिले से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां प्रमुख हिंदू समुदाय के नेता हैं भावेश चंद्र रॉय, कथित रूप से उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो 58 वर्षीय भावेश चंद्र रॉय दिनाजपुर में वसुदेवपुर गांव के निवासी हैं। उनका घर राजधानी ढाका में लगभग 330 किलोमीटर दूर है। उनका शव जब बरामद किया गया तो वो किस तरह की हालत में था आप सोच सकते हैं। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है और जैसा कि नवल भी बता रहे थे कि अभी हत्या के पीछे की कोई जो मुख्तलिफ वजह है वो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय हिंदू समुदाय में भय का माहौल तो पैदा किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि वो हिंदू जो वहां रह रहा है वो आक्रोशित है, वो सवाल कर रहा है कि आखिरकार वो बांग्लादेश में सुरक्षित क्यों नहीं है। और ये सवाल करना लाजमी भी है क्योंकि ये सरकार का दायित्व है कि जितने भी समुदाय के लोग वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की संरक्षता करना सरकार का दायित्व है। तो इस लिहाज से आप देखिए कि बांग्लादेश के हिंदू नेता भावेश चंद्र रॉय का एक तरीके से उन्हें मार दिया गया और जिस तरह से उन्हें मारा गया वो अपने आप में निंदनीय है, क्योंकि किसी को अगवा किया गया फिर पीट पीट कर कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। खैर, वापस रुक करते हैं अपनी पिछली खबर का जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। वहां पर भी कैसे जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मौजूद है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद मालदा में वो पलायन जारी है। हमारे साथ निशांत राय जुड़े। निशांत, जिस तरह से हम राज्यपाल को सुन रहे थे कल, वो पीड़ितों से मिले, उनका कहीं ना कहीं दर्द जाना, और ये दर्द इस बात का गवाह है, ये दर्द उस हिंसा का चश्मदीद गवाह है, चश्मदीद साक्षी है जो वहां पर रह रहे हिंदू कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, जिन्होंने वो झेला है। देखिए, बिल्कुल, और हिंदुओं को ही टारगेट किया गया है और कई बार मुझे लगता है कि हमें दंगा शब्द भी नहीं कहना चाहिए, इसको हमला कहना चाहिए, क्योंकि एक समुदाय विशेष पर केवल हमला किया गया है। वो समुदाय विशेष जो है वो खुद को बचाने के लिए लगा रहा, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर समझ में आई है मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में हमने देखा किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद में भी उसी पैटर्न को अपनाया गया है। और जब मेरी पीड़ितों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमले के बाद भी उनको धमकी दी गई है और उन्होंने ऑन कैमरा बोला कि धमकी में उनको बोला गया है कि बीएसएफ को जाने दो, हम इसको बांग्लादेश बना देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी है और इस साजिश का इसीलिए वो ट्रिपल बी का कनेक्शन सामने आया, जहां बयानबाजी, बॉर्डर और बीएसएफ, क्योंकि बीएसएफ की रिपोर्ट को तो टीएमसी नेता खुद खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ बीएसएफ ने किया है।
बिल्कुल जो बीएसएफ की जो टीम जब वहाँ पर आई है तब जाके वो लोग सुरक्षित अपने घरों में बचे हैं, और उसके अलावा जब तक बीएसएफ नहीं पहुंचे थे वो लोग गंगा के उस पार मालदा, जहाँ मालदा की अगर बात की जाए तो गंगा के पार है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर वो नाव से भागे थे, लोग तैर के भागे थे। अगर वो नहीं जाते तो स्थितियाँ और ज़्यादा विपरीत हो सकती थी। और चंदन और उनके पिता की अगर बात की जाए तो उन्होंने वहाँ पर खुद को, अपने परिवार को बचाने के लिए उनसे मना किया, तो उन दोनों को इस तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया। जैसे कि अभी आप बांग्लादेश की बात कर रही थी, जो हिंदू नेता पर जिस तरीके से वहां पर उनको मारा गया, तो आप पूरी तरीके से समझ सकती हैं कि, और सबसे अहम बात है कि 123 के आसपास घर जलाए गए, और जो हिंदू बाहुल्य बस्ती है 123 घरों को जलाना, उसके सामान जला देना, किचन तक जला देना, इसका सीधा मतलब है कि पहले फाइनेंशियल तौर पर इनको इतना कमजोर कर दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि ये खुद क्षेत्र छोड़कर भाग जाए। और मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो लगभग बिल्कुल निशांत है, साफ है कि ये प्रायोजित था, टारगेट करके किया गया। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर यह कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो आज जो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद उसका दौरा करने वाले हैं, लेकिन खास तौर पर जो कैंप्स हैं जहाँ पर हिंदू पलायन करके गया है वहाँ पर भी हालत जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है तमाम खाने के सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वहाँ पर भी हालात ठीक नहीं। तो आखिरकार राज्य सरकार, जिसमें पुलिस प्रशासन राज्य के अंडर आती है, और जब संविधान की कसम खा के आपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कसम खाई, उसको लेकर पूरी सरकार फेल है, जिसका जिक्र हाईकोर्ट ने भी किया, तभी हस्तक्षेप करना पड़ा, और यही कहना राज्यपाल का भी था। देखिए, जो कैंप है वो पारलालपुर में है। पारलालपुर हम परसों गए थे, मीडिया की वहाँ पर एंट्री नहीं थी, मीडिया को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तब हमें वहाँ बीजेपी एक विधायक मिले जिनका कहना था कि जो हम राशन लाए हैं वो भी अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है, और प्रशासन कह रहा है यहीं पर रुक जाइए, राशन लेकर हम अंदर पहुँचाएंगे। दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगाया कि जो राशन बाहर से आ रहा है, जो तमाम लोग दे रहे हैं, उसको प्रशासन ही अपने पास रख ले रहा है और प्रशासन के लोग ही उपयोग कर रहे हैं। अंदर अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं से लेकर बच्चे से लेकर जो लोग हैं वो परेशान है खाने के लिए। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात की जाए तो दावे कर रहा है कि हमने बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन जब पीड़ितों ने कल अपनी आप बीती सुनाई, चाहे राज्यपाल की बात की जाए या फिर महिला आयोग की बात की जाए, तो साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें खाने तक नहीं दिया जा रहा है, उनको जेल में जिस तरीके से रखा जाता है वैसे रखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पीड़ितों के बयान को राज्य सरकार किस तरीके से नजरअंदाज आप नजर बना के रखिएगा निशांत, हम आपसे आगे भी समय कम है अपडेट लेते रहेंगे। और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि राज्यपाल जो है वो मुर्शिदाबाद, जो कि हिंसाग्रस्त इलाका है, वहां दौरा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत ने तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में आज तड़के एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हादसा देर रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ, जब अधिकतर लोग सो रहे थे। मृतकों में शामिल एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि 4 मंजिला इमारत थी जो रात करीब 2:30 बजे गिरी और 2 भांजे इस हादसे में मारे गए। मेरी बहन, बहनोई और भांजी भी घायल हैं। उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत पुरानी है और कमजोर हो चुकी, बावजूद इसके उसमें परिवार रह रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकालने के लिए अतिरिक्त मशीनें और राहत बल तैनात किए गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लामा ने बताया कि हादसा सुबह 3 बजे पेश आया। 14 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई।
ये 4 मंजिला इमारत थी। बचाव अभियान जारी है। 8 से 10 लोगों के अभी फंसे होने की आशंका है। सुबह 3 बजे की घटना है ये। इसमें जो है बिल्डिंग है, ये किराए पे एकदम चौराहे पे बिल्डिंग है, गिर गई है। इसमें करीब 14 लोग रेस्क्यू हो गए हैं हॉस्पिटल में अभी, और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। लिवर शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। वर्तमान दौर में बदलती जीवन शैली, भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खान पान से लिवर खराब होने की समस्या आ रही है। लिवर की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। आज विश्व लिवर दिवस के अवसर पर यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। इस खेल आयोजन में 25,000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस महोत्सव में जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, मुक्केबाजी और ताइक्वांडो प्रतियोगिताएं होंगी। स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथियों के समक्ष कलारीपट्टू, योग और मलखम्ब का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रबुद्धजनों और नागरिकों से संवाद करेंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 का परिणाम घोषित हो चुका। एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भर नतीजों की जांच करने के साथ ही स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई। राजस्थान से एमडी अनस और आयुष सिंघल, पश्चिम बंगाल से आर्चिस्मन नंदी और देवदत्त माछी, महाराष्ट्र से आयुष रवि चौधरी और विशद जैन समेत कुल 24 अभ्यर्थियों ने 100 का एनटीए स्कोर प्राप्त किया। इनमें दिल्ली से दक्ष और हर्ष जैन के अलावा यूपी से श्रेयस लोहिया और सौरभ का नाम भी शामिल है। आपको बताएं कि जेईई एडवांस प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अभ्यर्थी को आईआईटी में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा में कम से कम 75% अंक लाना अनिवार्य है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की होली पार्टी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार विवादों में बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हर रोज खटाखट मॉडल देखने का एक अवसर मिलता है। अभी जो स्टेट 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, जो दिए गए वादे 1500 रुपए के प्रति महिला, 300 यूनिट बिजली फ्री के, किसानों को दिए गए वादे, युवाओं को दिए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहा है, वो स्टेट अब 2 करोड़ के विज्ञापन नेशनल हेराल्ड को दे ही रहा था और अब उसके चीफ सेक्रेटरी जो एक्सटेंशन पे थे वो 1,22,000 की होली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। कांग्रेस के राज में टॉयलेट पर टैक्स लग रहा है। कांग्रेस के राज में पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, डीए नहीं दे पा रहे हैं। होटल जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार की, वो बिकने की कगार पर है। हिमाचल भवन बिकने की कगार पर है, परंतु 2 करोड़ के विज्ञापन गिफ्ट किए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड को। यही है वो खटाखट मानसिकता, मैरी एंटोनेट मानसिकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी करीब 1500 करोड़ रुपए की 147 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में रोड कनेक्टिविटी, पर्यटन और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है। बांसगांव में 50 बेड का नया अस्पताल बनेगा और मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। अमृत कार्यक्रम के तहत सीवरेज परियोजना का भी लोकार्पण होगा। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना जन कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बीडीओ डॉक्टर शकील भट्ट ने बताया कि इस योजना से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने में मदद मिली है। इससे लाभार्थियों की संख्या में 16 गुना बढ़ोतरी हुई। आइए आपको सुनवाते हैं। मरकज की जानिब से चलाई जा रही फलाई बहबूद स्कीमें लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील साहब से, जो कि बीडीओ शोपियान है, इस स्कीम से लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि डीबीटी एक घर घर की आवाज़ है आज, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। इस मिशन में बहुत सारी मरकज़ी सरकार की जो स्कीमें हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है
और इनको जो भी सब्सिडी हम देते हैं किसी भी स्कीम में, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम हो, चाहे वो पीडीएस हो, चाहे मनरेगा हो, चाहे पहल हो, आप उसका जो सब्सिडी पार्ट है वो पहले क्या जो ट्रेडिशनली हुआ करता था वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ चेक या किसी फिजिकल फॉर्म पैसे में उनको मिलता था। बट उससे क्या होता था कि ये बहुत सारी चैनल से ये पैसा गुजरता था और उसकी वजह से लीकेज होती थी, या जो सब्सिडी हम पेमेंट करते हैं वो टाइम पे उस बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचती है। तो 2013 में मरकजी सरकार ने एक मिशन चलाया जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से हम जानते हैं, जो कि सब्सिडी पार्ट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट मतलब बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। आज अगर हम देखेंगे 24-25 में अभी 300 प्लस, अगर एग्जैक्टली हम बोलेंगे 320 स्कीम्स अभी इसमें इंटीग्रेट की गई है। 2013 से लेके 2024 तक जब हमने ये सारा इसका डाटा खंगाला तो हमें पता चला कि 3.48 लाख करोड़ की बचत हुई है सरकार को। उससे क्या हुआ, जितने भी लेफ्ट वर्ड बेनिफिशरीज थे हमारे पास, सरकार के पास ज्यादा पैसा आ गया, उन्होंने उनको भी रोपिन किया। 13, 14, 15 में 11 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अगर आप आज देखेंगे इसका 16 टाइम्स इंक्रीज हुआ, 176 करोड़ बेनिफिशरीज का इसमें इजाफा हुआ है। तो जो भी लीकेजेस होती थी, जो भी इनएफिशिएंसी या डिले पेमेंट्स होती थी, वो इस डायरेक्ट पेमेंट की वजह से वो पार्ट इसमें से एलिमिनेट हुआ। यही एक खूबी है इस डीबीटी की, ये क्यों इतना सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर शकील अहमद वीडियो शोपियान थे, उन्होंने इस स्कीम के हवाले से हमें रोशनास किया कि इस स्कीम का कितना फायदा पहुंच रहा है लोगों को। गुलजार हबीब, डीडी न्यूज़, शोपियान। और अब बात मौसम की। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, दमन दीव, दादरा नागर हवेली के लिए अगले 7 दिनों की अगर बात करें तो मौसम संबंधी चेतावनी जारी की। वहीं इसके साथ ही इस दौरान पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी और धूल भरी स्थिति रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राजकोट और कच्छ के अलग अलग स्थानों में आज और 20 अप्रैल को सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में लू की स्थिति और धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में गंगाई क्षेत्र जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की आशंका है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। साथ ही कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने तूफानी हवाओं की चेतावनी दी। इस वर्ष चारधाम की यात्रा 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होने जा रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट भी उसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए चारधाम यात्रा के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही सरकार सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीकेटीसी के अधिकारी यात्रा से पहले विभिन्न मंदिर स्थलों और सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ यात्रियों में से एक चारधाम यात्रा में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी। 450, मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो, फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो, लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज जो है वो जोरों पर है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे प्रतिभागी बहुप्रतीक्षित वेव समिट के लिए तैयार हो रहे हैं।
संगीत निर्माण और लाइव प्रदर्शन में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग का उत्सव मनाते हुए द रेनेसांस ईडीएम चैलेंज ने अपने टॉप 10 फाइनलिस्ट की घोषणा कर दी। देखिए रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय संगीत उद्योग के सहयोग से रेजोनेट ईडीएम चैलेंज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संगीत, फ्यूजन साउंड्स और डीजे प्रतिभा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। इसके प्रारंभिक चरण की जजिंग भारत की अग्रणी म्यूजिक कंपनी और डीजे प्रशिक्षण संस्थान लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी के प्रोफेशनल्स के द्वारा की गई है। मुझे जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी कि कैसे सारे प्रोड्यूसर्स, आर्टिस्ट ने इंडियन फोक म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अपने अपने स्टेट के और इन इंडिया इन जनरल, उन्होंने कैसे ये कल्टीवेट करके कल्मिनेट करा इन दी फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक बोलते हैं, डांस म्यूज़िक। इंडियन आर्टिस्ट की जो मैं क्वालिटी की बात करूं, आज के वक्त में मेरे हिसाब से जो क्वालिटी का लेवल है दोनों ही फॉरेन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट का, मेरे हिसाब से वो सेम ही पैमाने पे है। एंड अगर हम बात करें इंडियन आर्टिस्ट की फ्यूचर की एंड दी ईडीएम जॉनरा की, मेरे हिसाब से इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है फॉर दैट, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये चैलेंज दुनिया भर के कलाकारों, संगीतकारों और परफॉर्मर्स के लिए खुला था, जिनके पास ईडीएम निर्माण और प्रोडक्शन का पूर्व अनुभव है। इसे प्रतिभा के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में देखा जा रहा है। प्रयाग मेहता का मानना है कि वेब समिट विजेताओं और अन्य ईडीएम आर्टिस्ट को व्यावसायिक और रचनात्मक मंच प्रदान करेगा, जहां वो अपनी कला को और निखार सकते हैं। आई थिंक वेव समिट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए, एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए। आगे जाके ये इकोनॉमी, क्रिएटर्स इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। लॉस्ट स्टोरीज एकेडमी हम नॉलेज पार्टनर है IMI और MIB के, और द आइडिया वाज जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक बनाते हैं या परफॉर्म करते हैं, उन्हें ये कंपटीशन के बारे में बताए जो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, जो नेशनल लेवल पे हो रहा है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं और जो अच्छा म्यूज़िक परफॉर्म भी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि वेव्स समिट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होगा ये आर्टिस्ट के लिए, उनकी टैलेंट शोकेस करने के लिए। शीर्ष 10 में चुने गए प्रतिभागियों में मुंबई के श्रीकांत वेमुला और मयंक विधानी, पुणे के क्षितिज खोदवे, असम के कुमारी काटा से आदित्य उपाध्याय और दिल्ली के देवांश रस्तोगी शामिल हैं। ये फाइनलिस्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दृश्य की एक जीवंत झलक पेश करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक और एम्बियंट स्टाइल से लेकर हाई ऑक्टेन डांस ट्रैक्स तक फैली हुई है। अब ये सभी प्रतिभागी आगामी मई महीने में होने वाले वेब समिट में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। आखिरकार 24 साल के बाद दिल्ली में लाहौरी गेट म्यूजियम की हेरिटेज बिल्डिंग तैयार हो गई। वर्ष 2003 में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने 50 लाख रुपए के सांसद कोष यानी एमपीलैट फंड से इसको उस समय तैयार कर उद्घाटन करवाया, लेकिन उसके बाद ये फिर अपनी उस अवस्था में आ गई। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने संस्कृति मंत्रालय से 4 करोड़ का फंड लेकर इसका काम फिर शुरू करवाया। गोयल लगातार 24 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इसका जीर्णोद्वार हो और इसमें एक अच्छा सा म्यूजियम खुल जाए। इस लाहौरी गेट म्यूजियम का जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। हम दिल्ली की लाहौरी गेट म्यूजियम हेरिटेज बिल्डिंग में मौजूद हैं और इसे बनने में लगा है करीब 24 साल का समय। आखिर क्यों लगा है इसे 24 साल का समय, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब। सर 2002 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था चांदनी चौक से, तब मैंने देखा कि ये 200 साल पुरानी बिल्डिंग की जर्जर हालत है और इसमें 6 बाई 6 फुट के अंदर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चलती है जी। सारी बिल्डिंग बेकार पड़ी थी, तो मैंने डिस्पेंसरी को शिफ्ट किया और यहाँ पर रिस्टोरेशन करने की ठानी। अपना 50 लाख रुपये अपने फंड से दिया और MCD से इसको ठीक कराना शुरू किया। ये ठीक हो भी गई और मैंने इसके अंदर एक एग्जीबिशन लगा भी दी, किंतु कुछ दिन के बाद मैं देखता हूँ सारा सामान भी चोरी हो गया और इस पर कब्जे हो गए जाके। फिर दोबारा से उसी हालत में आ गई। फिर दोबारा हमने 2018 के अंदर शुरू की, तब मैं 4 करोड़ का फंड लेकर आया कल्चर मिनिस्ट्री से और फिर इसका रिस्टोरेशन का काम किया। धक्के खाते 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 आज इस स्टेज पर पहुंची है कि बिल्डिंग तो तैयार हो गई है, अब इसके अंदर आर्टिफैक्ट्स आने हैं, उसके लिए मुझे फ़ंड लाने और पड़ेंगे ताकि MCD इसके अंदर उसका
आर्टिफैक्ट्स को सजाकर इसको चांदनी चौक का आईना बनाए, जिसमें सब कुछ देखने को मिलेगा। चांदनी चौक की विरासत, चांदनी चौक की संस्कृति, चांदनी चौक का खान पान, उसका रहन सहन, उसकी बिल्डिंगें, उसकी हवेली, उसके लोग, ये सब देखने को आपको मिलेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होगी। सर, पर्यटक जो हैं वो कब से इसका आनंद ले सकते हैं और क्या क्या खास देखने को मिलेगा? 1 वर्ष के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। अब पर्यटक देखेंगे इसके अंदर लाल किला, फतेहपुरी मस्जिद, जामा मस्जिद, गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, दरीबा, खान पान, रहन सहन, और इसके साथ साथ देखेंगे बाज़ार, दरीबा बाज़ार है, किनारी बाज़ार है, या फिर ड्राई फ्रूट मार्केट है, या मसाला मार्केट है, वो सब भी उसको देखने को मिलेगा। फिर जितने खेल हैं, चाहे वो पटेबाजी है या कुश्तीबाजी है या पतंगबाजी है या कबूतरबाजी है, उनकी भी झलक देखने को मिलेगी। तो ये थे विजय गोयल साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से लाहौरी गेट म्यूजियम है उसको बनाने में 24 सालों का समय लगा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं अथक प्रयास है विजय गोयल साहब का, जिन्होंने अपने सांसद फंड से इसकी शुरुआत की और अब संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसे पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पर्यटक यहाँ आएंगे और पुरानी दिल्ली की शान और शौकत को यहाँ देख पाएंगे। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। 30 महीने पहले नामीबिया से भारत लाकर मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों को अब दूसरा घर मिलने जा रहा है। सब ठीक रहा तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में 20 अप्रैल को 2 चीते छोड़े जाएंगे। दूसरे चरण में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। देश के अंदर एक दूसरे रहवास स्थल में जाने वाले चीतों की पहली शिफ्टिंग होगी, जो पालपुर कूनो नेशनल पार्क से की जाएगी। देश में पहली बार होगी चीतों की शिफ्टिंग। चीतों को मिलेगा दूसरा घर। गांधी सागर अभयारण्य में अटखेली करेंगे चीते। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीतों का दूसरा घर यानी गांधी सागर अभयारण्य जल्द ही चीतों से आबाद होने जा रहा है। इसकी औपचारिक तारीख तय कर ली गई है। आगामी 1 सप्ताह में कूनो नेशनल पार्क से पहले 2 चीते यहां लाए जाएंगे और गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जाएंगे, जिसका काम लगभग 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो अब अंतिम रूप ले चुका है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए चीता स्टीयरिंग कमेटी ने अनुमति दे दी है। कूनो नेशनल पार्क के बाद देश का गांधी सागर अभयारण्य चीतों का दूसरा रहवास स्थल हो जाएगा। लगभग हमारी तैयारियां हो गई और एरिया जो है वो 64 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। फेंस एरिया हमारा कवर्ड एरिया है। उसमें से अभी 15.4 हेक्टेयर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। एक पार्टीशन में फर्स्ट जो खेमला पार्टीशन है उसमें चालू करेंगे। अभी स्टार्टिंग में तो कूनो से ही, क्योंकि कूनो में बहुत अच्छी ब्रीडिंग हुई है, तो वहीं से इसका प्लान बन रहा है। स्टार्टिंग में अभी जो हमारी जो जानकारी है कि 2 चीतों को स्टार्ट किया जाएगा उस पार्टीशन में। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को लाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। चीतों के लिए शेड बनाए जा रहे हैं, वहीं उनकी देखरेख के लिए अस्पताल का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। गांधी सागर को चीतों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह माना जा रहा है। इसका लक्ष्य कूनो गांधी सागर क्षेत्र में 60 से 70 चीतों की आबादी बनाना है। चीते आने की तैयारी है। चीते आ जाएंगे अभी थोड़े दिन में यहाँ पे। और जैसे क्यू में पिंजरे बनाए हैं, इधर गुमटी बनी है रहने के लिए इनके, इधर हॉस्पिटल बन रहा है, इसमें ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा रहा है बड़ा। आगे हॉस्पिटल है, पीछे ट्रीटमेंट के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। इसमें वहाँ पे चीतों के लिए अपने पिंजरे बनाए गए हैं, उनको खाना डालने के लिए अलग से गेट बनाया गया है, उसको रखने के लिए अलग गेट है, उनको बाहर निकालेंगे तो वो अलग गेट है, बड़े पिंजरे अलग है उनको जो पकड़ने के लिए है। हॉस्पिटल के लेके अभी तैयारी चल रही है, बाड़ा पीछे बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। देश के अंदर कूनो ही एकमात्र वन स्थान है जहां चीते हैं। ऐसा पहली बार है जब देश के अंदर एक से दूसरे रहवास स्थल पर चीतों की शिफ्टिंग होगी। अभी मध्य प्रदेश के पास 26 चीते हैं, इनमें 12 वयस्क और 14 शावक हैं। इन 26 चीतों में से 17 पालपुर कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रहे हैं, जिनमें 11 शावक और 6 वयस्क चीते शामिल हैं। इस शिफ्टिंग का मकसद चीतों की संख्या बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। बात करते राजस्थान की, जहां कुएं, तालाब और बेरियां जैसे परंपरागत जो जल के रिसोर्सेज हैं, वो लोगों और पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के परंपरागत साधन रहे हैं। इन जल स्रोतों को बचाने और जीवित रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक अनूठा प्रयास किया गया जैसलमेर के सानवता गांव के लोगों ने। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के लिए कहा जाता था कि साहब घी का घड़ा मांग लीजिए, लेकिन पानी नहीं। उस वक्त प्यास बुझाने का एकमात्र साधन थे कुएं,
तला, बेरियों जैसे परंपरागत जल स्रोत, परंतु आधुनिकता के दौर में 35 साल से यह स्रोत दुर्दशा के शिकार है। लेकिन अब जैसलमेर के सानवता गांव के स्थानीय बाशिंदों व सामाजिक संस्थानों ने मिलकर करीब 1 साल पहले अनूठी पहल करते हुए परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन और जीर्णोद्धार को लेकर एक बेरी को मॉडल बेरी के रूप में विकसित करने का काम किया, जिससे आज ग्रामीणों की प्यास बुझाने का काम हो रहा है। इस अनूठी पहल के चलते जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में मनियारा तला के नाम से पहचाने जाने वाली 4 बेरियों के समूह की पहली बेरी नोट बेरी से की गई है। ये 4 बेरियों का समूह है जो कि आसपास के 12 से 15 गांव के लोग अपनी प्यास बुझाते थे। इनमें से कुछ बेरियां 500 से 700 साल पुरानी हैं, तो कुछ उससे भी ज्यादा समय पहले बनी थी, जिसका प्रमाण यहाँ लगे गोवर्धन के शिलालेखों से मिलता है। हमने 150 फीट पे जो पानी था बेरी को, उसको साफ किया। पूरी बेरी को 280 घंटे श्रमदान कर सफाई करी गई और 10 टन मलबा निकाला। और अभी उस बेरी में पीने योग्य पूर्ण पानी है। बेरी जो थी पूरी जर्जर अवस्था में थी, उसको पूरी तरह से रिपेयर किया गया। इसमें 5 से 7 दिन लगे और मॉनसून से पहले हमने ये बेरी स्टार्ट कर दी। करीब 500 साल या उससे ज्यादा पुरानी नोट बेरी गांव के सुथार समाज के एक परिवार ने तैयार करवाई थी। यह बेरी आज आधुनिक युग में भी कारगर स्रोत साबित हो रही है। यह 150 से 200 फीट तक गहरी है। इसकी सतह में एक बड़ा सा कमरा बना हुआ है। दीवारों में झरने की तरह रिसाव होकर बूंद बूंद पानी टपकता है। सालों पहले बिना मशीनरी इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा करना किसी अजूबे से कम नहीं रहा होगा। इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। नोट बेरी का संरक्षण कर उसका जीर्णोद्धार एक मॉडल के रूप में किया गया है, ताकि लोग इससे प्रेरित हों और प्रदेश भर के जल स्रोतों को बचाया जाए। मनिहारा तला है देगराय ओरण के अंदर, फतेहगढ़ तहसील में जैसलमेर के, तो उसको जो है पिछले साल जो है जन सहयोग से और आई लव जैसलमेर फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने जो है उसको पूरा जीर्णोद्धारित करवाया है। और काफ़ी उसके अंदर जो है कुएं जैसे बेरी को साफ करवा के उसके आसपास जो टूट फूट थी उसको सही करवाया है। और वहाँ से अब महिलाएं जो है पानी निकाल रही हैं, तो एक सुखद है अनुभव रहा है वो। साल 2024 में आई लव जैसलमेर नामक संस्था ने फियरलेस फाउंडेशन फॉर आर्ट्स के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और ओरण बचाओ टीम के साथ जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर कला कार्यशाला की थी। इस पहल की वजह से बेरी बेरी अब 12 गाँव की आबादी और 5000 से अधिक ऊँटों का जल स्रोत बन चुका है। राजस्थान से सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स के साथ है। ये मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। दिल्ली की टीम ने अपने पिछले मैच में सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स को शिकस्त दी। दिल्ली की टीम 6 मैच में से 5 जीत और 1 हार के साथ 10 अंक को लेकर शीर्ष पर मौजूद है। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम 6 मैचों में 4 जीत और 2 हार के साथ 8 अंक के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये मैच जयपुर में खेला जाएगा। राजस्थान की टीम इस बार रंग में नजर नहीं आ रही और टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 5वें स्थान पर। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के शेष मैचों के लिए घायल गुरजनपनीत सिंह की जगह दक्षिण अफ्रीका के डिवाल्ड बेरिस के साथ करार किया। डिवाल्ड ब्रेविस ने 81 T20 मैच खेले हैं और 162 का उच्चतम स्कोर जो है उसके साथ 1787 रन बनाए। ब्रेविस ने साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका के लिए अपना T20 डेब्यू किया। भारत ने जॉर्डन में 17 अप्रैल से शुरू हुई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अंडर 15 के 30 सदस्यीय और अंडर 17 के 26 सदस्यीय दल का ऐलान किया। अंडर 17 में उभरती हुई प्रतिभा साहिल दोहान और देवांश के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 2024 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक और कांस्य पदक हासिल किया। ये प्रतियोगिता इन युवा मुक्केबाजों के भविष्य की बेहतरी के लिए एक बड़ा मंच है, जहां यहाँ सिर्फ जो अपनी प्रतिभा को अपने सामने रख रहे हैं बल्कि खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतियोगिता 1 मई तक चलेगी। आइस टॉक विश्व चैंपियनशिप में देश का पहला पदक जीतने वाले आदिल मंजूर पीर देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने का सपना रखते हैं। आदिल कश्मीर के कुपवाड़ा से आते हैं। उनके मुताबिक केंद्र सरकार के खेलों को लेकर नीतियों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई राह दी। आदिल मंजूर पीर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप इसका आनंद लीजिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है और यहाँ के युवा जो हैं वो न सिर्फ खेलों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के नाम को खेलों के दृष्टिकोण से विश्व पटल पर एक नई पहचान भी दे रहे हैं। और ऐसा ही एक नाम है आदिल मंजूर पीर, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आदिल, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई कि आपने आइस स्टॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो थी उसमें मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि देश का पहला मेडल भी है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे कि ये आइस स्टॉक खेल है क्या? आइस स्टॉक एक्चुअली एक स्टॉक बॉडी होती है आयरन की, जिसमें नीचे से प्लेट लगा होता है एंड उसमें हैंडल लगा होता है जिसको आप स्लाइड करते हैं। आप जो हैं वो कश्मीर से आते हैं और कश्मीर में भी कुपवाड़ा से आप आते हैं, वहाँ से लेकर के अभी आज जहाँ पर हैं, अपनी इस जर्नी को बताइए थोड़ा। ऑब्वियसली जो सफ़र रहा है इसमें मुश्किलात भी आए, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई कोच, माई मेंटर्स, माई टीममेट्स, माई फैमिली, ऑल दोज जिन्होंने इस जर्नी में मेरी मदद करी है, जो इस जर्नी में मेरी हेल्प करी है। सफ़र आसान नहीं होता है, बट इसको आप अपने तरीके से आसान बना सकते हैं अगर आप में चाहत है, अगर आप में कुछ करने की क्षमता है। आपके बारे में बोला जाता है कि आप रग्बी जो था वो आपका पहला शौक़ था, तो रग्बी से आइस स्टॉक आने का ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और ये बदलाव क्यों आया? रग्बी की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2007 एंड उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए, और जब आइस स्टॉक को इंट्रोड्यूस करा गया इंडिया में तो तब हम स्टार्टिंग में ही हमें अच्छा लगा था कि आइस स्टॉक एक अच्छी गेम है, हम इसमें देखते आजमा लेते अपना, एंड देन उसके साथ साथ करते गए। भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास हो रहा है वहाँ के युवाओं को खेलों से जोड़ने का, ताकि वो मुख्य धारा से भी जुड़ें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दें। उसके बारे में बताइए। खेलों में अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे खेलो इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया, जैसे विंटर गेम्स में खेलो इंडिया रिसेंटली हुआ था गुलमर्ग में। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है प्रॉपर्ली अपना टैलेंट शोकास करने का। बच्चे प्रॉपर्ली उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ग्रैब कर पा रहे हैं और वो अपना जो मुजाहरा है वो आलमी सतह पे भी कर पा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं आदिल मंजूर पीर, जो खिलाड़ी तो एक हैं लेकिन इन्होंने रग्बी में भी अपने हाथ आजमाए हैं, साथ ही साथ मार्शल आर्ट में भी आए हैं और अब आइस स्टॉक जो गेम है उसमें भी अपने आप को सामने रख रहे हैं और देश का मान जो है वो मेडल जीत कर बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।